आरबीडी के अंदर भी सबसे पहले बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जरूर कैलकुलेट करवाया जाता है। टॉर्क की बातें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, इक्विलिब्रियम, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, और सीटीआरएम से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और टॉपलिंग। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि कोई भी बॉडी है, कोई भी रिजिड बॉडी है, तीन तरह से मूव कर सकती है, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन और कंबाइंड सीटीआरएम, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है। अब देखो किसी भी अगर पॉइंट मास सिस्टम की बात करें जिसमें ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, इस सिस्टम का सारा मास जो है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड है। ध्यान दो, ये मास m1 हो गया जिसकी इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2 है, ये मास m2 हो गया जिसकी एक्सिस से डिस्टेंस r2 है, ठीक है, और ये mi हो गया जिसकी ri डिस्टेंस है। तो इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर, या समेशन mi मतलब मास इनटू एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, जिससे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग यहां पर, मान लो दो मास है, ये m1 हो गया, ये m और ये 2m, और इस एक्सिस के अबाउट बीच में से पास करने वाले डिस्टेंस d है, और इस एक्सिस के अबाउट हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। तो हमें क्या करना है, ज्यादा कुछ बात नहीं करनी, इसकी डिस्टेंस d/2 हो गई, तो मास इंटू d/2 का स्क्वायर प्लस 2m इंटू ये d/2 डिस्टेंस हो गई इंटू d/2 का स्क्वायर करके हम लोग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं। तो हमें देखना होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन और मास की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो अगर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे अगर कोई रॉड है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, तो उसका फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन dm इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे एक रॉड है तो एलिमेंट लेके हम लोगों को उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना पड़ेगा। जैसे ये रॉड है, इसकी लेंथ है l और मास है m, इस एक्सिस के अबाउट हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको बहुत सारे टुकड़ों में बांट लेते हैं, और हमें पता है कि किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn r1 rn स्क्वायर। तो देखो हम लोग इसके भी बहुत सारे टुकड़े कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, बहुत सारे टुकड़े के लिए इंटीग्रेशन यूज करते हैं, तो x डिस्टेंस पर जाकर dx विड्थ का एलिमेंट ले लेते हैं। तो इस एलिमेंट का मास कितना हो जाएगा, dm, और इस स्मॉल एलिमेंट का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, di इज इक्वल टू dm इंटू एक्स स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो पूरे सिस्टम का जाएगा। अब देखो dm के रेस्पेक्ट में x का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो हमें dm चाहिए x के टर्म्स में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया l लेंथ का मास कितना है, m, तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, m/l, और dx लेंथ का मास कितना होगा, m/l इंटू dx। तो ये dm हो गया। जब हम लोग dm की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू l, तो पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा I इज इक्वल टू m/l इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx, लिमिट 0 टू l। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3, तो ये आ जाएगा ml²/3। तो सब लोग जानते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो ये कुछ सिस्टम ऐसे हैं जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों को याद रखना बहुत ही जरूरी है, डायरेक्ट काम आता है। जैसे अगर हमारे पास में सॉलिड स्फीयर हो गया, तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम लोगों को पता है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट 2/5 mr² होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास में होलो स्फीयर हो गया 2/3 mr²। रिंग है, रिंग का सारा मास एक्सिस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, सारा का सारा मास r डिस्टेंस पर होता है, तो mr² हो गया। अगर हम लोग डिस्क की बात करें तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2। अगर हम लोग सेमी सर्कुलर डिस्क की भी बात कर ले, तो सेमी सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, तो सेमी सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा जो कंप्लीट डिस्क का होगा। या फिर अगर हम लोग डिस्क के एक छोटे से पार्ट की भी बात कर ले, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा जो कंप्लीट डिस्क का होता है। ये बात याद रखना, mr²/2। इसी तरीके से होलो सिलेंडर का जो होता है वो mr² होगा। अगर इसको ऐसे कट भी कर दिया जाए, इतना पोर्शन ना भी हो, तब भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होगा, ठीक है। आगे बढ़ते, अगर सॉलिड सिलेंडर की बात करें mr²/2, ठीक। थिन रॉड की बात करें, अभी हम लोगों ने डिराइव किया था ml²/3, और ml²/12 होगा इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक।
और दो अगर रॉड यहां पर है और इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है, तो तुम लोग देख सकते हो कि एक रॉड का होगा ml²/3 और इसका भी ml²/3, तो दोनों का 2ml²/3। और अगर रेक्टेंगुलर प्लेट की करें तो ध्यान से समझना, ये रेक्टेंगुलर प्लेट है और इसकी लेंथ, ये विड्थ हो गई हमारे पास में a और लेंथ हो गई b, ठीक है। तो अगर इस प्लेट को इस तरीके से कंप्रेस किया जाए तो एक रॉड बन जाएगी जिसकी लेंथ b है, तो इस एक्सिस के अबाउट mb²/12 हो गया। और अगर ऐसे कंप्रेस किया जाए तो एक रॉड बनेगी, उसके अबाउट भी ma²/12, तो इसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma² + b²/12 होगा, डायरेक्ट याद रखना, ठीक है। अगर स्क्वायर प्लेट की बात करें तो यहां पर इन सभी एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट और इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है ma²/12। आगे बढ़ते हैं। अगर स्क्वायर प्लेट है तो वही फॉर्मूला जो अभी हम लोगों ने रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए देखा था, 1/12 ma² + b², तो a = b हो जाएगा, तो ये हो जाता है ma²/6, ठीक है। और अगर के लिए बात करें तो ये भी हो जाएगा हमारे पास में सेम जो हमारे पास में रेक्टेंगुलर प्लेट का आया था, ठीक है। इसको कंप्रेस कर दो तो रेक्टेंगुलर प्लेट बन जाएगी, तो ma² + b²/12। आगे बढ़ते। अब देखो, अगर हम लोग देखो, अभी तक तो हम लोगों ने ये जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले, जैसे इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखा, इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखा, इसका भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखा, इसका सेंटर के अबाउट देखा, है ना। तो अगर तुम्हें सेंटर के अबाउट पता है या किसी पर्टिकुलर एक्सिस, जैसे इसका एंड के अबाउट पता है, तो किसी ऑब्जेक्ट का एंड के अबाउट या सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता है, ठीक है। लेकिन तुमसे ऐसा जरूरी तो नहीं है कि जिसके अबाउट तुम्हें पता है उसके अबाउट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए, किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अगर हमें किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है तो इसके लिए दो थ्योरम्स हम लोग यूज कर सकते हैं। पहली परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है, और दूसरी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ध्यान दो, अगर तुम्हें जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, वो दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पे जाएंगे। लेकिन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना देखो, फॉर्मूला सब लोगों को पता है कि I3 = I1 + I2। तो तीन एक्सिस है यहां पर, तीनों एक दूसरे के अगर परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो जो दो एक्सिस एक ही प्लेन में है उन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो तीनों परपेंडिकुलर है तो दो तो एक प्लेन में होंगे, है ना। किसके प्लेन में? बॉडी के प्लेन में। जो दो एक्सिस बॉडी के प्लेन में, उन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम = तीसरे के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होगा। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, ये जो थ्योरम है ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए ही लग सकती, 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं लग सकती, ठीक है। जैसे प्लेनर ऑब्जेक्ट है, प्लेनर ऑब्जेक्ट के लिए लगेगी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मान लो जैसे ये एक प्लेट है, 3 एक्सिस है, एक ये वाला एक्सिस, एक ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, है ना। अब ये 3 परपेंडिकुलर एक्सिस है, इनके लिए हमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगानी है। तो ध्यान रखना कि जो एक्सिस परपेंडिकुलर है प्लेट के प्लेन के, उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया = जिन दो एक्सिस, जो दो परपेंडिकुलर एक्सिस इसी के प्लेन में, उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होगा। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि जो थर्ड वाला एक्सिस है वो प्लेट के प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। और ये वाला जो थ्योरम है ये 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए ही एप्लीकेबल है। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये हर तरह के ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। तो इसका थ्योरम क्या होती है? किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया = ICUM + md²। तो देखो, नाम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसका मतलब अगर कोई दो एक्सिस पैरेलल है, जैसे ये दोनों एक्सिस पैरेलल है और मुझे सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और इस सेंटर ऑफ मास के पैरेलल किसी एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, तो उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया = ICUM + md² मैं लगा सकता हूं। ध्यान देना कि यहां पर एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास है के अबाउट होना चाहिए, और जो एक्सिस पैरेलल है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही पैरेलल होना चाहिए। ये हर तरह के ऑब्जेक्ट के लिए लग सकती है, ये 2D ऑब्जेक्ट के लिए ही लग सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। अगर हम लोग टॉर्क की कैलकुलेशन की बात करें, ठीक है, तो देखो टॉर्क क्या होता है कि कोई भी फोर्स अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में रोटेशनल मोशन को चेंज करने का जो इफेक्ट रखता है उसे हम लोग क्या बोल देंगे? टॉर्क बोल देंगे। तो ध्यान दो कि किसी भी पॉइंट के अबाउट किसी फोर्स का टॉर्क क्या होता है? R × F, ठीक है, सब लोग जानते हैं।
अगर क्रॉस प्रोडक्ट करें तो आर एफ साइन थीटा हो जाएगा। तो यहां पर अगर मान लो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है ना, और हमें इस किसी ओ पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क निकालना है, ठीक है, ये डिस्टेंस आर है, और इन दोनों के पोजीशन वेक्टर के बीच में, इन दोनों के डायरेक्शन के बीच में एंगल थीटा है। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, आर एफ साइन थीटा या आर क्रॉस एफ, और इसकी जो डायरेक्शन होती है राइट हैंड थंब रूल से आती है, सब लोग जानते हैं, तो आर क्रॉस एफ, तो इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो जाएगी। तो ध्यान रखना कि टॉर्क आर क्रॉस एफ है, तो टॉर्क की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होगी आर वेक्टर के, और टॉर्क की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होगी एफ वेक्टर के, ठीक है। दूसरी बात कि इसका फॉर्मूला हो गया आर एफ साइन थीटा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर आर इंटू एफ साइन थीटा करें तो यहां पर ये एफ कॉस थीटा हो जाएगा और ये एफ साइन थीटा हो जाएगा। तो टॉर्क निकालते टाइम हमें क्या करना होता है कि जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है और जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, तो फोर्स का इसकी पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट इनटू डिस्टेंस। तो इसका ये वाला कंपोनेंट जो होगा, ये तो रोटेशन का इफेक्ट नहीं क्रिएट करेगा, ये तो इसको खींचने का काम करेगा, घुमाने का काम ये वाला फोर्स करेगा। तो एफ साइन थीटा इंटू आर हमारे पास में टॉर्क हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर या एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। तो इस फोर्स का अगर लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो आर का जो कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वो आर साइन थीटा हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर या आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, ठीक है। इसमें एक और आता है फोर्स कपल। फोर्स कपल क्या होता है कि अगर कोई भी दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगते हैं तो वो एक फोर्स कपल बनाएगा। जैसे किसी ऑब्जेक्ट पर दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रहे हैं, तो सिस्टम पर नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स तो 0 है, लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं है। तो किसी भी सिस्टम पे दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगते हैं तो उसे हम लोग फोर्स कपल बोलते हैं। अब टॉर्क 0 नहीं है, तो ऐसे फोर्सेस का जो टॉर्क आता है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो एफ इंटू 2d इनका टॉर्क हो गया। ध्यान देना, ऐसे फोर्सेस की क्या खासियत होती है, जब ऐसे फोर्सेस लगते हैं जिन पे नेट फोर्स 0 होता है, तो हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क सेम होता है, ठीक है। इसमें हर एक पॉइंट, जब किसी भी सिस्टम पे फोर्स कपल एक्ट करता है तो हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क सेम होता है, और टॉर्क कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग यहां पर बात करें, पहले इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं। हमने बोला कि अगर किसी भी सिस्टम पे फोर्स कपल एक्ट कर रहा है, मतलब किसी भी सिस्टम का नेट फोर्स 0 है, तो उस सिस्टम पे हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क सेम होता है, ठीक है। और एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 हो गया तो हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कि किसी भी सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है, तो हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क सेम होगा, टॉर्क सेम हो गया। अभी हम लोगों ने देखा जैसे फोर्स कपल में हो रहा था। और अगर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 हो गया तो हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 होगा। इसका मतलब क्या है, अगर किसी भी सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है, मतलब सिस्टम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, और किसी भी सिस्टम पे नेट टॉर्क 0 है तो ऑब्जेक्ट रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो अगर किसी भी सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है और नेट टॉर्क 0 है तो सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगा। क्लियर है। तो जब हमारे पास में ऐसा क्वेश्चन आता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है कि सिस्टम पर नेट फोर्स 0 करना होता है। एक्स डायरेक्शन में फोर्स 0 कर दो, वाई डायरेक्शन में फोर्स 0 कर दो, और जेड डायरेक्शन में फोर्स 0 कर दो, है ना। और किसी भी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 कर दो। अब एक पॉइंट के अबाउट क्यों, क्योंकि देखो अगर फोर्स 0 है तो हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क सेम होगा। तो किसी भी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 हुआ तो हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 होगा। तो ये इक्विलिब्रियम पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, पास्ट में भी आए हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये बात जो मैंने बोली वो यहां लिखी हुई है। अब देखो ये 3 क्वेश्चन है। अब इक्विलिब्रियम की बात करें तो वर्क पावर एनर्जी में भी पढ़ा है, 3 तरह का इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। तो देख ही सकते हो कि इस सिस्टम को अगर मैं डिस्प्लेस करके छोड़ दूं तो वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस करो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन छोड़ देगा, अनस्टेबल, और ये न्यूट्रल, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इक्विलिब्रियम पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हमारे पास में एक रॉड है
और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है पहले, और यहाँ पर एक ब्लॉक हैंग कर रहा है। इस रॉड का मास भी m है और लेंथ l है, और ये वाला ब्लॉक का मास भी m है और ये l/4 डिस्टेंस पर टंगा हुआ है। अब हमसे पूछा जाए कि भैया स्ट्रिंग में टेंशन बताओ, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले देखो, अब हमें पता है कि इन दोनों स्ट्रिंग में टेंशन सेम नहीं है। अगर ये बीच में टंगा होता तो सिमेट्री से बोल देते कि दोनों स्ट्रिंग में टेंशन सेम है। ठीक है, तो यहां पर टेंशन T1 मान लेते हैं, यहां पर टेंशन T2 मान लेते हैं। थोड़ा सा इसके नजदीक है तो हम लोग देख सकते हैं कि T2 ज्यादा होगा, T1 कम होगा। तो यहाँ पर T2 और यहाँ पर T1 और इसके अंदर T मान लेते हैं। अब देखो, हमें पता है कि इस सिस्टम पे ना तो ये सिस्टम घूम रहा है, नहीं ये मूव कर रहा है, मतलब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो इस पर नेट फोर्स भी जीरो है और नेट टॉर्क भी जीरो है। तो हम लोग ये T1 T2 निकालने के लिए क्या करेंगे, इस सिस्टम पे नेट फोर्स भी जीरो करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो नेट टॉर्क भी जीरो करेंगे, है ना। तो सबसे पहले इस ब्लॉक का एफबीडी बना ले। ये एम मास का ब्लॉक है, इस पर टेंशन T ऊपर लग रहा है और mg नीचे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया इस पर नेट फोर्स जीरो है, तो T इज इक्वल टू mg हो जाएगा। अब दूसरा एफबीडी, तो देखो यहाँ की तो टेंशन आ गई हमारे पास में, अब इन दोनों स्ट्रिंग की टेंशन चाहिए, तो इस रॉड का एफबीडी बनाएंगे हम लोग। यहां पर टेंशन T1 लगी, यहां पर टेंशन T2 लगी और यहां पर भी एक स्ट्रिंग लगी हुई है जहां पर टेंशन T, और ये डिस्टेंस कितनी हुई l/4। अब देखो, इस सिस्टम पे अगर हम लोग नेट फोर्स जीरो करें तो जितना फोर्स ऊपर लग रहा है, देखो यहाँ T लग रहा है और इसके सेंटर ऑफ मास पर mg भी तो लग रहा होगा, इसका वेट, तो जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना फोर्स नीचे। तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू mg प्लस T, और इस T की वैल्यू भी mg है तो नीचे 2mg लग रहा है, इक्वेशन नंबर 1। तो ऊपर जितना फोर्स उतना नीचे फोर्स, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 2mg। अब देखो, एक इक्वेशन तो बन गई, दूसरी इक्वेशन और चाहिए क्योंकि दो अननोन है, तो दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लगी नहीं था कि उसको जीरो करके ले आते, जेड डायरेक्शन में लगी नहीं रहा। अब दूसरी इक्वेशन, अब हमें जरूरत है, तो हमें पता है कि सिस्टम घूम भी नहीं रहा, तो किसी भी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो कर दो, क्योंकि हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क सेम है और एक पॉइंट के अबाउट जीरो, तो हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो। तो इस ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो कर दो। तो जब इस ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखे तो हमें पता है कि ये वाला जो फोर्स है इसी ए पॉइंट से पास कर रहा है, तो इस फोर्स का टॉर्क तो जीरो आएगा, क्योंकि देखो हमने टॉर्क का फॉर्मूला लिखा था F इंटू आर परपेंडिकुलर। तो देखो ये F तो है, लेकिन इसकी जो एक्सिस लाइन ऑफ एक्शन की इस ए पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है, तो T1 का तो टॉर्क जीरो हो गया। अब इस T2 की बात करते, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, L। तो देखो फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर, तो फोर्स कितना है T2, और इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन की इस ए पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, L। तो T2 इंटू L, हमें फोर्स देखना है और लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी है, ठीक है। और इस पॉइंट के अबाउट देखें तो T2 इंटू आर, ये ऐसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, इसको पॉजिटिव मान लेते हैं। अब अगर हम लोग इस mg के टॉर्क की बात करें, mg नीचे लग रहा है, ये डिस्टेंस हो गई हमारे पास में l/2। अब इस पॉइंट के अबाउट देखें तो ये क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो प्लस, अब देखो ये डायरेक्शन हमने नेगेटिव मानी, अगर ये पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में माइनस mg l/2। और इसी तरीके से अगर हम लोग देखें इस t का टॉर्क क्या होगा, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये l/4 हो गया, तो ये 3l/4 हो गया, ठीक है। ये क्लॉकवाइज हमने माना है, क्लॉकवाइज को हमने नेगेटिव माना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में माइनस mg इंटू 3l/4 इज इक्वल टू जीरो। तो टॉर्क जीरो किया तो इससे हमारे पास में T2 आ गया, T2 की वैल्यू इसमें अंदर पुट करेंगे तो T1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी जनरली पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये बात हो गई भाई हमारे पास में कोई भी सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम है तो कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अब देखो दूसरी बात हमारे पास में रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। अभी हमने देखा कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में, अब कोई सिस्टम फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, जैसे पुली होती है, पुली उसके एक्सिस के अबाउट घूम रही है। ऐसा अगर हमारे पास में क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे करें, तो देखो कोई रिजिड बॉडी किसी एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट घूम रही है, ये हमारा फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, इस एक्सिस के अबाउट ये रिजिड बॉडी घूम रही है। तो ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग टॉर्क अबाउट हिंज इज इक्वल टू आई हिंज इंटू अल्फा लिखते हैं, जैसे F इज इक्वल टू एम होता है, वैसे रोटेशनल मोशन में यहाँ का रोटेशनल मोशन के लिए फोर्स की जगह टॉर्क यूज करेंगे और मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करेंगे और ए की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन यूज करेंगे, है ना। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो ये जो
टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा वाली इक्वेशन होती है, ये हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ही लगाई जाती है कि फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर। तो टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू अल्फा। ठीक है, दूसरी इक्वेशन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, अगर रोटेट कर रहा है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, ये हो जाएगी हमारे पास में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो आई क्या होगा, आई हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट होगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट अल्फा से रोटेट कर रहा है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे हम लोग, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, अब ध्यान दो, अगर तुमसे बोल दिया जाए कि भैया इसका लीनियर मोमेंटम बताओ, तो लीनियर मोमेंटम कैसे बताएं हम लोग, तो लीनियर मोमेंटम के लिए पहले जैसे सेंटर ऑफ मास में बात हुई थी कि हम लोग पूरे सिस्टम का मोमेंट, पूरे सिस्टम के हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी न देख के केवल सेंटर ऑफ मास के मोशन की बात करते हैं, तो ये सेंटर ऑफ मास हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उससे हमें मतलब होगा लीनियर मोमेंटम के लिए। इसी तरीके से एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू एसीओएम, हम लोग यहां पर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे। ठीक है, और अगर हम लोग यहां पर देखें कि सेंटर ऑफ मास जो है, देखो अगर ये ओमेगा से घूम रहा है, ये सारा सिस्टम ओमेगा से घूम रहा है, तो ये सेंटर ऑफ मास जो है सर्कल में घूम रहा होगा और इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस अगर आर हो गई, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर कोई भी सिस्टम सर्कल में घूम रहा है तो उस पे दो तरह के एक्सेलरेशन आ सकते हैं, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो यहां पर दो तरह के फोर्स होंगे, एक फोर्स जो होगा जिसके कारण सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसको हम लोग लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और दूसरा टेंजेंशियल फोर्स, तो मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा इनटू आर। देखो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ रहा होगा अल्फा इनटू आर। आगे बढ़ते हैं, तो एक क्वेश्चन हम लोग यहां पर ले सकते हैं, ध्यान दो, जैसे अगर m मास का ब्लॉक है और ये r रेडियस की पुली है और उसका मास m है, हमने इस ब्लॉक को रेस्ट से रिलीज किया, रेस्ट से रिलीज करते तुमसे पूछ लिया जाए कि भाई बताओ स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, पुली का भी मास दिया है, अभी तक हम लोग ने मास लेस पुली की बात की है ना, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्या होगी, पुली का अल्फा क्या होगा। ठीक है, तो जैसे इस ब्लॉक को रिलीज किया तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया यहाँ पर mg नीचे लगेगा और यहाँ पर क्या लगेगा, टेंशन, यहाँ पर टेंशन, तो इसमें टेंशन इस ब्लॉक का अल्फा एक्सेलरेशन और इस पुली का अल्फा निकालना है, तो ये ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से भागेगा। अब ये ए एक्सेलरेशन से भागेगा तो ये पुली अल्फा से घूमेगी। तो ध्यान दो, अगर इस ब्लॉक पर इक्वेशन लिखें तो mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन किसकी बनेगी, इस पुली का एफबीडी बना लेते हैं, और इस पुली पर टेंशन टी नीचे लग रही है। अब देखो ये टेंशन इसको घुमा रही है अल्फा से, तो टॉर्क अबाउट हिंज इज इक्वल टू आई हिंज इंटू अल्फा कर सकते हैं। तो हिंज के अबाउट टॉर्क किसका होगा, टेंशन का होगा, mg तो इसी से पास कर रहा है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो t इंटू आर इज इक्वल टू आई हिंज, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mr स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो दो इक्वेशन है और 3 अननोन है, तीसरी इक्वेशन कहां से बनेगी, देखो ये पॉइंट अगर ए से भाग रहा है तो ये वाला पॉइंट भी ए से भाग रहा होगा, तो ये पुली अल्फा से घूम रही है, तो पुली का ये वाला पॉइंट कितना का एक्सेलरेशन क्या होगा, अल्फा। तो मैं बोल सकता हूं कि स्ट्रिंग और इस पॉइंट के बीच में रिलेटिव मोशन 0 होगा, तो a इज इक्वल टू अल्फा आर कर सकते हैं, तो तीसरी इक्वेशन ये बनेगी। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जब हमारे पास में क्वेश्चन रोटेशनल मोशन के अबाउट, फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट कोई और रिजिड बॉडी घूम रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की। देखो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर रोटेशनल मोशन हो रहा है तो उसका हम लोग एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करेंगे, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, तो जो इसका लीनियर मोमेंटम का मोमेंट होगा, मोमेंट मतलब r इंटू आर क्रॉस पी, तो एंगुलर मोमेंटम किसी एक्सिस के अबाउट, जैसे ये पॉइंट मास है, ये पॉइंट मास m है और v वेलोसिटी से ये चल रहा है, तो इसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, m इंटू वी। अब तुमसे बोला जाए कि भाई बताओ इस पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इस मोमेंट का मोमेंटम क्या होगा, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, r क्रॉस p, तो r क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन
क्रॉस पी वेक्टर, आर क्रॉस पी, और हम लोग इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो आर पी साइन थीटा हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्शन कैसे आएगी, क्रॉस प्रोडक्ट से आर क्रॉस पी अंदर की तरफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन आएगा, तो एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर टू द आर वेक्टर होगी, और एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द लीनियर मोमेंटम होता है। ठीक है, अब हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे टॉर्क को बोला आर परपेंडिकुलर इनटू पी। क्यों, क्योंकि देखो ये मास है m और ये v वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसका मोमेंटम इधर हो गया p वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू v वेक्टर। इस पॉइंट के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो इसका पोजीशन वेक्टर r वेक्टर हो गया, और ये एंगल हो गया थीटा। तो p के दो कंपोनेंट करेंगे, ये p cos थीटा हो गया और ये परपेंडिकुलर p sin थीटा, है ना। तो अगर हम p के साथ में sin थीटा रखें तो p sin थीटा को p परपेंडिकुलर, तो r इंटू p परपेंडिकुलर, और अगर हम आर का कंपोनेंट करें, इसका लाइन ऑफ मोशन ये हो गया, ये थीटा तो ये थीटा, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा। ठीक है, तो इसको आर परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये यहाँ पर पी आर परपेंडिकुलर इंटू पी, तो एम देखो पी आर साइन थीटा रखे और पी रखे, तो आर साइन थीटा इंटू पी, तो आर साइन थीटा को आर परपेंडिकुलर इंटू पी करके एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं। अच्छा, अगर पी की वैल्यू पुट करें तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमारे पास में ये भी आ जाता है एम आर क्रॉस वी, या फिर एम वी आर साइन थीटा। ये कहां से आया भाई एम वी आर साइन थीटा, देखो पी की वैल्यू पुट कर दी मैंने एम वी, एम बाहर आ गया तो एम आर क्रॉस वी। ठीक है, तो इस तरीके से एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, देखो दूसरा, ये तो अभी हमने किसी पॉइंट मास का किसी पॉइंट के अबाउट किसी दूसरे पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम लिखना सीखा था। अब किसी रिजिड बॉडी का, कोई रिजिड बॉडी है और किसी एक्सिस के अबाउट घूम रही है, तो ये रिजिड बॉडी है और इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रही है, तो इस रिजिड बॉडी का एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा, और एल की जो डायरेक्शन होगी वो ओमेगा की डायरेक्शन में होगी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एल हिंज इज इक्वल टू आई हिंज इनटू ओमेगा। जैसे लीनियर मोमेंटम होता है ना हमारे पास में, P इज इक्वल टू एम बी, मास इंटू वेलोसिटी, उसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस के अबाउट क्या हो गया, रोटेशनल मोशन में मास क्या बोला आई, और वेलोसिटी क्या बोली एंगुलर वेलोसिटी, तो आई इंटू ओमेगा। ठीक है, अच्छा, अगर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करें, जैसे लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन की बात की थी, तो किसी भी सिस्टम पे अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। उसी तरीके से अगर किसी भी सिस्टम पे, जैसे लीनियर मोमेंटम और फोर्स में क्या रिलेशन आया, एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी, उसी तरीके से टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में क्या रिलेशन आएगा, डीएल बाई डी। ठीक है, अगर किसी भी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स का टॉर्क 0 है ना, एक्सटर्नल फोर्स का टॉर्क 0 है, मतलब सिस्टम रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। ठीक है, इंपल्स ऑफ टॉर्क, जैसे हम लोगों ने इंपल्स की बात की थी, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, उसी तरीके से इंपल्स ऑफ टॉर्क, इंपल्स ऑफ फोर्स क्या हुआ, इंटीग्रेशन एफ डी टी, उसी तरीके से इंपल्स ऑफ टॉर्क क्या हो गया, इंटीग्रेशन टाउ डी टी इज इक्वल टू डेल्टा जे। डेल्टा जे मतलब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, टाउ डी टी इज इक्वल टू, हम लोग बोल सकते हैं वहां इंटीग्रेशन एफ डी टी इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, और ये एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, ये हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ये चेंज इन मोमेंटम है डेल्टा जे। आगे बढ़ते, ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग यहां पर कर सकते हैं, जैसे एक एम मास का ऑब्जेक्ट है और एल लेंथ की स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। अब ये ऑब्जेक्ट इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है ओमेगा से। ठीक है, ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है ओमेगा से। अगर तुम लोगों से पूछा जाए कि भाई बताओ इस एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो इस एक्सिस के अबाउट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, और ये एंगल थीटा है, इसकी स्पीड कांस्टेंट है, v स्पीड से घूम रहा है। तो अगर तुमसे बोला जाए कि इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखो, तो क्या इस O पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं? बिल्कुल। हम लोग क्या बोलते हैं, r इंटू पी परपेंडिकुलर, तो इसका लीनियर मोमेंटम कितना है, mv, और इस स्ट्रिंग से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, l, तो ये आ जाएगा हमारे पास में
एम वी इंटू एल। तो आर क्रॉस पी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एल की डायरेक्शन ये होगी। अब तुमसे बोला जाए कि भैया ओ पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है क्या, बिल्कुल चेंज हो रहा है। देखो आर एल क्रॉस पी, और ये हर एक इंस्टेंट पर चेंज हो रहा है। जैसे ये ऑब्जेक्ट जब यहां आएगा तो इसकी वेलोसिटी इधर होगी और ये स्ट्रिंग यहां होगी, तो इसका एंगुलर मोमेंटम इधर होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ओ पॉइंट के अबाउट इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, मतलब ओ पॉइंट के अबाउट इसमें टॉर्क आ रहा है। एक्सटर्नल टॉर्क होगा तभी एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट देखूं, इस ओ डैश के अबाउट, तो एम वी इसका लीनियर मोमेंटम और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पर हो जाएगी एल साइन थीटा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया ओ डैश के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम एम वी एल साइन थीटा। यहां पर एम वी एल साइन थीटा है ना, आर क्रॉस पी ऊपर की तरफ, जब ये यहां पर आएगा तब भी एम वी एल साइन थीटा होगा। तो ओ डैश पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, मतलब ओ डैश पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क 0 है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं सीटीआरएम की, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। देखो अभी तक तो हम लोग बात कर रहे थे प्योर रोटेशनल मोशन की, प्योर फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेशन की। अब हम लोग बात करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रोटेशनल मोशन भी कर रहा है और ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रहा है, जैसे एक व्हील, जैसे एक व्हील हो गया, ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर रहा है ओमेगा से, और इसका एक्सिस वी वेलोसिटी से भी चल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बॉडी के रोटेशनल मोशन को अलग डिवाइड कर देते हैं और ट्रांसलेशनल मोशन को अलग डिवाइड कर देते हैं। अगर इस ऑब्जेक्ट के केवल रोटेशनल मोशन की बात करें तो हर एक पॉइंट ओमेगा से घूम रहा होगा, और अगर केवल इसके ट्रांसलेशनल मोशन की बात करें तो हर एक पॉइंट v वेलोसिटी से चल रहा होगा। जैसे इस पॉइंट की वेलोसिटी की बात करें तो इस a पॉइंट की वेलोसिटी की बात करेंगे तो इसके कारण रोटेशनल मोशन, देखो अगर ये प्योर रोटेशनल मोशन में और ये डिस्टेंस r है तो इसकी वेलोसिटी इधर ओमेगा आर भी होगी, और प्योर ट्रांसलेशनल मोशन की बात करें तो इसकी वेलोसिटी v भी होगी। तो अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी देखनी है हमें, इस a वाले पॉइंट की वेलोसिटी देखनी है, तो हमें क्या करना है, रोटेशनल मोशन के कारण वेलोसिटी देखेंगे, ट्रांसलेशनल मोशन के कारण वेलोसिटी देखेंगे। तो ट्रांसलेशनल के कारण v और रोटेशनल के कारण ओमेगा आर, तो टोटल वेलोसिटी कितनी हुई v प्लस ओमेगा आर। इसी तरीके से इस b वाले पॉइंट की वेलोसिटी देखनी है, तो देखो ट्रांसलेशनल मोशन से देखे तो v, और रोटेशनल मोशन से देखे इस b पॉइंट की तो ओमेगा आर पीछे, तो इसकी नेट वेलोसिटी कितनी हुई v माइनस ओमेगा आर। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी हम लोग सीटीआरएम की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट के मोशन को जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में तोड़ते हैं ट्रांसलेशनल मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, वैसे इसके अंदर भी हम लोग ट्रांसलेशनल और रोटेशनल में इसको तोड़ देंगे। तो ट्रांसलेशनल के कारण वीए और रोटेशनल के कारण ओमेगा आर, और इसी तरीके से एक्सेलरेशन भी हम लोगों को लिखना है। अब देखो प्योर रोलिंग की बात करें तो प्योर रोलिंग की अगर हम लोग बात करें तो प्योर रोलिंग में क्या होगा कि दो जो कॉन्टेक्ट सरफेस है उनके बीच में रिलेटिव मोशन 0 होगा। तो अगर ये ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग कर रहा है तो इसकी कॉन्टेक्ट सरफेस का ये जो पॉइंट है बी और ये इसकी कॉन्टेक्ट पॉइंट है, इन दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, तो वीए इज इक्वल टू वीबी। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग कर रहा है तो उसका कॉन्टेक्ट पॉइंट और सरफेस का जो पॉइंट होगा उनकी रिलेटिव वेलोसिटी सेम होगी, तो वीए इज इक्वल टू वीबी होगा। अगर वीबी 0 है तो वीए भी 0 होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट वी वेलोसिटी से चल रहा है और ओमेगा से घूम रहा है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि इस ए पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, v, ट्रांसलेशनल के कारण v आगे और रोटेशनल के कारण ओमेगा आर पीछे। तो ए पॉइंट की नेट वेलोसिटी कितनी हो गई हमारे पास में, v माइनस ओमेगा आर, और ये किसके इक्वल होगी, सरफेस के इस पॉइंट के जिसकी वेलोसिटी 0 है। तो इसको 0 कर दो तो हमारे पास में इसकी v और ओमेगा में रिलेशन आ गया, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। इसी तरीके से a और अल्फा में भी रिलेशन आ जाएगा। तो प्योर रोलिंग के लिए हमें क्या करना है, कॉन्टेक्ट सरफेस की वेलोसिटी सेम कर देनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो डायनेमिक्स की बात करें तो जैसे हम लोगों ने बोला कि भैया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सीटीआरएम कर रहा है तो सीटीआरएम कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट का ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन अलग करना है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली मूव कर रहा है तो वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा होगा ओमेगा से, अल्फा उसका एंगुलर एक्सेलरेशन होगा और उसका लीनियर एक्सेलरेशन ए और लीनियर वेलोसिटी वी। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सीटीआरएम कर रहा है तो हम टॉर्क हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखते हैं, तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आईसीएम इनटू अल्फा। इसी तरीके से एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन और लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। टोटल काइनेटिक एनर्जी में हमें क्या करना होता है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एमवी स्क्वायर प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर करते हैं।
और इसी तरीके से सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई सी ओ एम इंटू ओमेगा कर देंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट, अगर इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना है तो हम क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब देखो सेंटर ऑफ मास भी इस पॉइंट के अबाउट v वेलोसिटी से चल रहा है ना, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, तो हम लोग क्या करेंगे I इंटू ओमेगा प्लस r क्रॉस एम वी सी एम ये लगा देंगे। तो किसी भी जनरल पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना है तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो देखो इसमें एक क्वेश्चन देख सकते हैं फटाफट कि एक इंक्लाइंड प्लेन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है अल्फा, और इसके ऊपर एक m मास और r रेडियस का ब्लॉक मूव कर रहा है, प्योर रोलिंग कर रहा है, सरफेस रफ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है और प्योर रोलिंग कर रहा है। अब इसका एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन निकालना है तो हमें पता है कि इसमें ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा है ए से और रोटेशनल मोशन भी हो रहा है अल्फा से, तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है और प्योर रोलिंग भी हो रही। तो प्योर रोलिंग की कंडीशन देखें तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि a इज इक्वल टू अल्फा आर होगा, इक्वेशन नंबर 1। अब इसका एफबीडी बना लेते हैं, एफबीडी बना लेते हैं तो इस पर क्या लग रहा होगा, इस पर एक फोर्स लग रहा होगा mg sin थीटा, एक फ्रिक्शन लग रहा होगा इधर स्टैटिक फ्रिक्शन Fs। तो इसमें पहले ट्रांसलेशनल मोशन F इज इक्वल टू ma लगाते हैं, तो नीचे फोर्स लग रहा है mg sin थीटा माइनस Fs इज इक्वल टू m इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। पहले ट्रांसलेशनल मोशन की इक्वेशन लग गई। अब देखो अगर ये CTRM कर रहा है तो टॉर्क हम लोग सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखेंगे, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आई सी ओ एम इंटू अल्फा। अब देखो इस बॉडी पर mg sin थीटा इधर लग रहा है, ठीक है, और स्टैटिक फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, ये अल्फा से घूम रही है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क किसका आएगा। अच्छा इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा, तो जो फोर्सेस सेंटर ऑफ मास से पास कर रहे हैं उनका टॉर्क तो जीरो आएगा, तो इस बॉडी पर स्टैटिक फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा और वो भी अल्फा की डायरेक्शन में आएगा r क्रॉस f। तो Fs इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस r हो गई और सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इंटू अल्फा, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। देखो कितनी इक्वेशन हो गई 1 2 और 3 a इज इक्वल टू अल्फा। जब इनको सॉल्व करेंगे ना हम लोग तो यहां से Fs की वैल्यू आ जाएगी I अल्फा डिवाइडेड बाय r, इसको यहां पुट करेंगे और a की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू आ जाता है हमारे पास में g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस क्या हो जाएगा I अपॉन mr स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करना और इससे फॉर्मूला आएगा एक्सेलरेशन का, फ्रिक्शन का, डायरेक्ट याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट CTRM कर रहा है तो वो एक्सिस जिसके अबाउट CTRM प्योर रोटेशनल मोशन दिखाई देता है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे अगर ये बॉडी चल रही है, जैसे ये एक व्हील रोटेट कर रहा है, ये v वेलोसिटी से चल रहा है और ओमेगा से घूम रहा है, अगर ये प्योर रोलिंग कर रहा है तो इसका ये पॉइंट जो है इस पॉइंट के अबाउट ये प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है तो ये प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये इसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब किसी भी बॉडी में इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का कैसे पता लगेगा, तो किसी भी बॉडी में इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का कैसे पता लगेगा, ध्यान दे जैसे ये रॉड है, अब ये रॉड स्लाइड कर रही है, हमें इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पता करना है, ठीक है। तो इसके किसी भी दो पॉइंट पर वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ कर लो, जैसे मैंने यहां पर वेलोसिटी v1, तो किसी भी दो पॉइंट पर वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ कर लो और उनका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। अब इन परपेंडिकुलर्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। अब देखो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का क्या फर्क पड़ेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट CTRM कर रहा है तो ये वो एक्सिस है जिसके अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट कोई भी बॉडी प्योर रोटेशनल मोशन करती हुई नजर आएगी। प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है तो हम टॉर्क भी उसी के अबाउट लिख सकते हैं, अल्फा भी उसी के अबाउट लिख सकते हैं, सॉरी एंगुलर मोमेंटम है, यहाँ एंगुलर मोमेंटम भी उसी के अबाउट लिख सकते हैं और काइनेटिक एनर्जी भी उसके अबाउट लिख सकते हैं, क्वेश्चन इजी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। देखो
अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने बात की थी कि किसी भी सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, टॉर्क इज इक्वल टू डीएल बाई डी टी होता है। किसी भी सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो उस पर लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, और नेट टॉर्क जीरो है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो एल इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल आई ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। अब हम लोग बोल सकते हैं कि अगर आई चेंज होगा तो ओमेगा चेंज होगा, क्योंकि आई ओमेगा कांस्टेंट है। अगर किसी भी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है और सिस्टम में कोई चेंजेस होते हैं तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, आई ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। तो इसको कैसे समझ सकते हैं? जैसे अगर हम लोग बात करें कि हम लोग किसी चेयर पे बैठे हुए, रोटेटिंग चेयर पे बैठे और चेयर को घुमा दें, और जैसे हम लोग अपने हाथों को फैला देते हैं हमारी एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाती है। कैसे? जब हम अपने हाथों को फैलाएंगे तो आई बढ़ जाएगा तो ओमेगा घट जाएगा। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, एल इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू आई फाइनल इज इक्वल टू मतलब आई फाइनल इंटू ओमेगा फाइनल, ये रिलेशन लगेगा। तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। एक डिस्क है और ये डिस्क रुकी हुई है। अब इस डिस्क पर एक लड़का खड़ा हुआ है। अगर ये लड़का डिस्क के रेस्पेक्ट में v वेलोसिटी से दौड़ना स्टार्ट कर दे तो हमें पता है कि डिस्क पीछे घूमेगी। डिस्क की रेडियस r है और मास m है, और लड़के का भी मास m है। अगर ये लड़का विद रेस्पेक्ट टू डिस्क v वेलोसिटी से भागना स्टार्ट कर दे तो ये डिस्क कितनी एंगुलर वेलोसिटी से पीछे घूमेगी वो हमें पता करना है। तो देख सकते हैं, मान लो कि ये लड़का, ये सारा सिस्टम पहले रेस्ट पे था, अब ये लड़का v वेलोसिटी से इस डिस्क पर भागने लग गया। पहले ये सारा सिस्टम रेस्ट पे था, अब ये लड़का इस डिस्क पर v वेलोसिटी से भागने लग गया। तो तुम लोग बोल सकते हो कि डिस्क ओमेगा से पीछे घूमेगी। अब ओमेगा से पीछे घूमेगी तो डिस्क घूम रही है, डिस्क की रेडियस r है, तो इस लड़के के पास भी रोटेशनल मोशन के कारण, सर्कुलर मोशन के कारण ओमेगा r पीछे लगेगा। तो अगर इस डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पीछे तो लड़के की नेट वेलोसिटी कितनी? v माइनस ओमेगा r। अब ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। हमें पता है इस सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स का टॉर्क जीरो है, ये घूमना स्टार्ट किया है इन दोनों के बीच के जो फ्रिक्शन फोर्स है उसके कारण। तो हम लोग लिखेंगे L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जीरो। अब फाइनल एंगुलर मोमेंटम देखो डिस्क का आ रहा है, अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव मान लेते हैं, तो I इंटू ओमेगा प्लस लड़के का एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो m इंटू एम वी आर, तो एम वी ओमेगा आर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस r कर देते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में ओमेगा निकल के आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो देखो भाई, लास्ट टॉपिक जो इसमें आता है टॉपलिंग। ठीक है, टॉपलिंग मतलब तुम लोगों ने देखा होगा कि कभी बड़े से बॉक्स को धक्का दो तो वो बॉक्स जो है, उस बॉक्स को जब धक्का दिया जाता है तो वो बॉक्स अपने एक एक्सिस के अबाउट घूमना स्टार्ट कर जाता है। मतलब हम बड़ा सा फ्रिज का बॉक्स रखा है, उसको धक्का दे रहे हैं ऊपर से, तो बॉक्स आगे खिसकने की जगह गिर जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टॉपलिंग बोलते हैं। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपने किसी एक पॉइंट के अबाउट घूमना स्टार्ट कर देता है, स्लाइड घूमना स्टार्ट कर देता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? टॉपलिंग बोलेंगे। जैसे ये ऑब्जेक्ट रखा है, अब ये ऑब्जेक्ट स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, मान लो रफ सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक है, रफ सरफेस पे रखा हुआ है, चुपचाप रखा हुआ है, कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो mg सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, नॉर्मल भी यहां पर सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, तो इस पर नेट फोर्स भी जीरो है और नेट टॉर्क भी जीरो है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो ध्यान दो, अगर एक्सटर्नल फोर्स सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, सरफेस रफ है तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन आ जाएगा। तो यहां पर सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखो ब्लॉक मूव नहीं कर रहा तो नेट फोर्स तो जीरो है, नेट फोर्स तो जीरो है, लेकिन सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क जीरो नहीं रहेगा। किसका टॉर्क आएगा? ध्यान दो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क देखें तो mg तो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स भी सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। ठीक है, लेकिन स्टैटिक जो फ्रिक्शन है वो सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रहा, तो इसका लाइन ऑफ मोशन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आ गई b/2। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट स्टैटिक फ्रिक्शन इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमाना स्टार्ट करेगा। तो ध्यान दो, जब हमने इसको आगे धक्का दिया, फ्रिक्शन पीछे लगा और ये इसको घुमाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट पे क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन
आगे की तरफ शिफ्ट होगा, और ये नॉर्मल रिएक्शन x डिस्टेंस शिफ्ट हो गया तो इसको घूमने से रोकेगा। तो अगर हम लोग देखें तो टॉर्क बैलेंस करें तो n इंटू एक्स माइनस एफ आर इंटू बी बाई टू, सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसकी डिस्टेंस b बाई टू इज इक्वल टू 0 कर दिया तो नॉर्मल रिएक्शन इंटू एक्स इज इक्वल टू फ्रिक्शन इंटू b बाई टू वाला रिलेशन आ गया। अब देखो हमें पता है कि जितना फोर्स हम लोग आगे लगाएंगे उतना ही फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स F के इक्वल है, तो n इंटू और n किसके इक्वल हो जाएगा, mg के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि mg इंटू एक्स इज इक्वल टू F इंटू बी बाई टू। तो जैसे जैसे हम लोग फोर्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसको बैलेंस करने के लिए x बढ़ेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होगा, और नॉर्मल शिफ्ट होते होते अब जब अपने h पर पहुंच जाएगा इससे आगे नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट नहीं हो पाएगा, और ये ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स का टॉर्क आ जाएगा फोर्स बढ़ाने पर, और ये ऑब्जेक्ट टॉपल कर जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो x की कितने फोर्स पर टॉपल करेगा, तो x की मैक्सिमम वैल्यू a बाई टू जाएगी, तो मैक्सिमम फोर्स आ गया हमारे पास में mg a डिवाइडेड बाई b, इतने मैक्सिमम फोर्स पर ये टॉपल कर जाएगा। तो कहने का मतलब है जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट टॉपल करे तो हमें क्या करना होता है, नॉर्मल रिएक्शन को इधर शिफ्ट करके, ठीक है, फोर्स बैलेंस कर देना है, टॉर्क बैलेंस कर देना है। ठीक है, तो ये बात है, इसमें बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर तुम लोग देखो और प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की तो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है।